मादाम, आपने जब क्लब पर हमला करने और वहां मौजूद हर शख्स को ख़त्म करने का हुक्म दिया तो मैंने अपने आदमियों को इतने बड़े मिशन की तकमील के लिए हिदायत देने के लिए इकट्ठा किया और फिर उन्हें तफसीली हिदायत देने के बाद जब हम मिशन की तकमील के लिए दोबारा क्लब के मेन गेट के सामने पहुंचे तो मैंने इमरान और उसके साथियों को एक स्टेशन वैगन में बैठकर क्लब के गेट से बाहर निकलते हुए देख लिया। चूँकि मुझे मालूम था कि हमारा असल मकसद इनका खात्मा है, इसलिए मैंने क्लब को तबाह करने का ख्याल छोड़कर इनका ताक़ुब शुरू कर दिया। हमारा ग्रुप 4 कारों में था और अगर हम इंतहाई मसरूफ़ सड़कों पर ही फायर खोल देते तो यकीनन हम में से कोई भी पुलिस के हाथों ना बच सकता। चुनांचे हम मुनासिब मौका मिलने के लिए उनका ताक़ुब करते रहे। इमरान और उसके साथी क्लब से निकलकर इंतहाई मसरूफ़ सड़कों पर काफ़ी देर तक चक्कर लगाते रहे। वो शायद अपने ताक़ुब का अंदाज़ा लगाना चाहते थे, लेकिन हम बेहद होशियारी से ताक़ुब कर रहे थे। और फिर आखिरकार स्टेशन वैगन सोमा यांग रोड पर वाक़ सेंग हैंग क्लब में दाखिल हो गई। यह आपको मालूम है कि ये एक छोटा सा रिहायशी क्लब है जो यहूदियों के क्लब के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ यहूदी रहते हैं। जब हमें पूरी तरह तसल्ली हो गई कि ये लोग वाकई वहाँ रहने के लिए आए हैं तो हमने इस क्लब को घेर लिया और उसके बाद हमने इस क्लब पर खौफनाक और ताकतवर बमों की बारिश कर दी और चंद ही लम्हों में इस पूरे क्लब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और वहाँ मौजूद कोई आदमी भी जिंदा बाहर ना निकल सका। तबाही के फ़ौरन बाद मैंने ग्रुप को रवाना कर दिया क्योंकि फ़ौरन ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। अलबत्ता मैं खुद वहीं मौजूद रहा। मैं सहाफ़ी बन गया। इस तरह मुझे पुलिस के घेरे के बावजूद अंदर जाने का मौका मिल गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने जब तबाहशुदा और जला हुआ मलबा हटाया और अंदर मौजूद लाशें बाहर निकालनी शुरू की तो मादाम वहाँ एक भी लाश सलामत ना मिली। सिर्फ जली हुई और बगैर जली हुई हड्डियों के ढेर और कटे फटे आज़ाई मलबे से बरामद हुए। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक इस क्लब से तकरीबन 150 के करीब अफराद की कटी फटी और जली हुई लाशें और उनके टुकड़े मिले हैं, जिनमें मर्दों की लाशें और औरतों की लाशें भी शामिल हैं। इसका मतलब है इमरान और उसके साथियों की लाशें भी इन्हीं टुकड़ों और हड्डियों में शामिल है, क्योंकि उनकी स्टेशन वैगन भी वहाँ मौजूद दूसरी कारों के साथ जली हुई और तबाहशुदा हालत में मौजूद थी और हमने घेरा इस तरह डाला था कि कोई आदमी भी हमारी नज़रों से बचकर ना निकल सके। वैसे हमारा एक्शन इस कदर तेज़ था कि किसी को बच निकलने की मोहलत ही नहीं मिली। ओवर, चांग ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी गुड चांग, वेरी गुड। तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है और इस इमरान और इसके साथियों को अंजाम तक पहुंचाकर मेरे दिल में ठंडक डाल दी है। तुम्हारे इस कारनामे पर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मैं $1 लाख इनाम देने का ऐलान करती हूँ और साथ ही ऐश करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी। ओवर, मादाम कोमो ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। ओह बेहद शुक्रिया मादाम, आप वाकई कदर शनास हैं। ओवर, चांग की मसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। ओवर एंड ऑल, मादाम कोमो ने कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से दोबारा जोशान क्लब के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चूँकि जोटान जजीरे में सिस्टम ही ऐसा रखा गया था कि बाहर से सिर्फ ट्रांसमीटर के ज़रिए ही वहाँ कॉल की जा सकती थी, जबकि जजीरे पर से टेलीफोन कॉल ना सिर्फ बाचान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी की जा सकती थी। यस, चोशान क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लेडी चेरिंग से बात कराओ, मैं मादाम कोमो बोल रही हूँ। कोमो ने बावकार लहजे में कहा। ओह यस मादाम, होल्ड ऑन कीजिए, मादाम दफ्तर से जा चुकी हैं, मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम कोमो मुस्कुराकर खामोश हो गई। फिर तकरीबन 2 मिनट बाद उसे रिसीवर पर लेडी चेरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हेलो कोमो, मैं चेरिंग बोल रही हूँ। लेडी चेरिंग के लहजे में कदरे सर्द मोहरी मौजूद थी। चेरिंग, शुक्र करो तुम्हारा क्लब तबाह होने से बच गया और वो इमरान और उसके साथी तबाही से पहले ही क्लब से निकल आए। बहरहाल मुकद्दर की बात है, जोशान क्लब की बजाय उनकी मौत यहूदियों के क्लब संग हैंग में लिखी हुई थी। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, कोमो ने बड़े मसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो इमरान और उसके साथी मर चुके हैं? चेरिंग ने चौंक कर कहा। हाँ, वो उस क्लब के अंदर थे जब मेरे आदमियों ने उस क्लब पर बमों की बारिश कर दी थी और वहाँ मौजूद एक आदमी भी जिंदा बचकर ना जा सका है। लेकिन चेरिंग, वो इमरान था बेहद वजी, कहीं तुम उससे दिल तो नहीं हार बैठी थी? अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुमसे अफसोस ही किया जा सकता है, मादाम कोमो ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं कोमो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी तबीयत तो जानती हो। बहरहाल मुझे उसकी मौत पर अफसोस हुआ है, लेकिन कोमो, मुझे तुम्हारी और यांग की मौत पर भी बहुत अफसोस होगा, लेडी चेरिंग ने सपाट लहजे में कहा। मेरी और यांग की मौत पर? ओह, तो तुम्हें शायद यकीन नहीं आया कि इमरान मर चुका है और तुम उसकी बातों से मरऊब हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं डियर, तुम दरअसल इस फील्ड की हो नहीं, वरना तुम्हें खुद ही मेरी और यांग की ताकत का इल्म हो जाता। बहरहाल खुश रहो, गुड बाय, कोमो ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा और फिर हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया और यांग के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद यांग से रब्ता कायम हो गया। हेलो,
यांग डियर, कैसे हो? मादाम कोमो के लहजे में अंदरूनी मसरत की चहकार मौजूद थी। अरे अरे कोमो, कहीं मैं खुशी से बेहोश ही ना हो जाऊँ। बड़े अरसे बाद तुमने मुझे इस लहजे में मुखातिब किया है। दूसरी तरफ से यांग ने कहा और कोमो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें वाकई खुशी से बेहोश हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसे तुम इतना ख़तरनाक आदमी कह रहे थे, मैंने उसे बदतरीन मौत मार दिया है। मेरा मतलब है वो अली इमरान। मादाम कोमो ने मसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, फिर तो मुबारक हो, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या चौशान क्लब पर रेड किया था? यांग ने हंसते हुए जवाब दिया और जवाब में कोमो ने उसे पूरी तफसील बता दी। ओह, वेरी गुड कोमो, तुमने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दिली मुबारकबाद कबूल करो और अब यहाँ आ जाओ ताकि हम मिलकर जश्न मसरत मना सके। यांग ने इस बार दिली तौर पर मुबारकबाद देते हुए कहा। थैंक यू डियर, मैं आ रही हूँ। वाकई जश्न मसरत मनाए काफ़ी अरसा हो गया है। मैं आ रही हूँ डियर, और तुम भी अपनी सारी मसरूफियात बंद कर दो, मुलतवी कर दो। हम कम अज़ कम एक हफ़्ते तक मुकम्मल जश्न मनाएंगे। कोमो मसरत से वाकई बेखुद हुई जा रही थी। अरे, अब तो वाकई मैं बेहोश होने के करीब पहुँच चुका हूँ। कहाँ मनाऊँगी ये जश्न, ताकि तुम्हारे पहुँचने तक मैं इसके इंतज़ामात मुकम्मल कर सकूँ? यांग ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। मेरा तो ख्याल अपनी रिहाइशगाह का ही था, लेकिन अब तुमने बात कर दी है तो पैराडाइज हाउस के बारे में क्या ख्याल है? कोमो ने मुस्कुराते हुए कहा। इंतहाई शानदार, फिर आ जाओ जल्दी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यांग ने कहा और कोमो ने ओके कहते हुए रिसीवर रखा और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। वाकई मसरत उसके अंग से जाहिर हो रही थी। सियाह रंग की लंबी सी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। गो इस वक्त आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी, लेकिन दारुल हुकूमत की सड़कों पर अब भी इस कदर रोशनी और ट्रैफिक का अज़दाम था कि जैसे रात का यहाँ गुजर ही ना होता हो। कार की ड्राइविंग सीट पर सलागो बैठा हुआ था, जबकि उसके साथ फ्रंट सीट पर इमरान मौजूद था। उसने मकामी मेकअप कर रखा था। अगली सीट पर कैप्टन शकील और खावर बैठे हुए थे। वो दोनों भी मकामी मेकअप में थे। ये चांग इंतहाई ख़तरनाक आदमी है इमरान साहब, और फिर इस इमारत में मेरे ख्याल में 8 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। सलागो ने काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद कहा। तुम बाहर खड़े रहकर ख़तरनाक के हिज्जे याद करते रहना। मुझे यकीन है कि जब तक तुम हिज्जे याद करोगे हम वापस आ जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इमरान साहब, मेरा ये मतलब ना था। दरअसल मैंने ये बात इसलिए की थी कि आपका इन लोगों से कभी वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूँ, वरना मैं जानता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो आपसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते। सलागो ने शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया, वरना शायद मैं तो यही सोचता रहता कि चांग शायद बच्चों को पढ़ाने वाला इंतहाई शरीफ और सादा लो उस्ताद होगा, जिसकी सारी उम्र बच्चों को ABC पढ़ाने में गुजर गई होंगी, इमरान ने कहा। और सलागो एक बार फिर इंतहाई शर्मिंदगी के अंदाज में हंस पड़ा। अब जाहिर है वो क्या जवाब देता। वैसे उसे खुद अपने आप पर शर्म आ रही थी कि वो इमरान जैसे आदमी को बता रहा है कि चांग खतरनाक आदमी है। इमरान साहब, अगर चांग या उसका कोई साथी बच निकला तो फिर उस कोमो और यांग को तो इल्म हो जाएगा कि हम मरे नहीं हैं बल्कि ज़िंदा है, पिछली नशिस्त पर बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। तो क्या हुआ? उसे एक बार फिर फ़ोन करने की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। और क्या होगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फ़ोन करने की तकलीफ़? क्या मतलब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। यार, कहीं तुम अहमकों की टीम के कप्तान तो नहीं थे? तुम्हें मालूम तो है कि कोमो ने लेडी चेरिंग को फ़ोन करके बताया है कि हमें वो यहूदियों के क्लब में मार कर ख़त्म कर चुकी है। अब उसे जब पता लगेगा कि हम मरे नहीं बल्कि ज़िंदा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो फ़ोन करके लेडी चेरिंग से माजरत कर लेंगी, इमरान ने जवाब दिया। और कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वैसे इमरान साहब, आपने वाकई चांग को बड़े शानदार अंदाज में डॉज दिया है, वरना उसे यहाँ तो भूत कहा जाता है। वो एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसका पीछा कब्र तक नहीं छोड़ता। आपने ना सिर्फ उसे डॉज दिया बल्कि उसकी कार के नंबर वगैरह भी चेक कर लिए, सलागो ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरअसल मैंने दास्तान अमीर हमज़ा के किरदार उमर अय्यार की ज़ंबील में से चादर सुलेमानी उड़ा ली थी, और इस चादर की खासियत ये है कि उसे ओढ़ लेने के बाद न सिर्फ आदमी इंसानी नज़रों से गायब हो जाता है बल्कि भूत भी उसे नहीं देख सकते। चुनांचे वही हुआ। वो अपने तौर पर बड़े छुप छुप कर 4 कारों में हमारी स्टेशन वैगन का ताक़ुब करते रहे। पहले तो मैंने सोचा कि उनका ही खात्मा कर दिया जाए, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम 10-12 भूत ही बाचान में भूतों की आबादी से कम हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे भूतों के सरदार यांग और उसकी खूबसूरत भूतनी बीवी कोमो का ख्याल आ गया कि वो बेचारे खौमाखा मेरे पीछे भागते रहेंगे। इसलिए मैंने यहूदियों के क्लब का रास्ता लिया। इस तरह एक तीर में 2 शिकार हो गए। मुझे मालूम है कि इस क्लब में इसराइल के फॉरेन सीक्रेट एजेंटों का हेडक्वार्टर है, और मेरा असल मिशन भी दरअसल उन्हीं के खिलाफ है। इसलिए मैंने सोचा कि भूतों के हाथों
इन्हीं का शिकार खेला जाए। चुनांचे मैं स्टेशन वैगन समेत अंदर गया और फिर पार्किंग में स्टेशन वैगन रोककर हम इमारत के अंदर जाने की बजाय उसकी साइड गली से होते हुए अगबी दरवाजे से दूसरी सड़क पर आकर बिखर गए। गली से गुजरते हुए रेडीमेड मेकअप कर लिया गया और फिर वहाँ से हम वापस चौशान क्लब पहुँच गए, जबकि मेरा एक आदमी भूतों की कारगुजारी का जायज़ा लेने के लिए वहीं छुप गया। इस तरह भूतों के लीडर की कार का नंबर भी मालूम हो गया और उनकी कारगुजारी भी सामने आ गई। फिर उसकी कारगुजारी की तस्दीक लेडी चेरिंग ने कर दी और तुमने इस कार के नंबरों के जरिए भूतों के अड्डे की निशानदही कर दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैंने देखा हुआ है संघ क्लब। ये ठीक है कि इसकी साइड गली अगबी तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पार्किंग में चौकीदार ने आपको साइड गली में जाने से रोका नहीं था, क्योंकि अगबी तरफ तो मेरे ख्याल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस क्लब के रिहायशी हो। सलागो ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो लोग भी नहीं जा सकते, अलबत्ता सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका ताल्लुक इसराइली एजेंसियों से हो, क्योंकि अगबी तरफ उन्हीं का खुफिया हेडक्वार्टर है। लेकिन वहाँ वो लोग आम रिहायशी अफराद की तरह ही उठते बैठते हैं। इसलिए चौकीदार को सिर्फ एक लफ्ज़ कहना पड़ा, ग्रेट इसराइल, और उसने न सिर्फ सलाम किया बल्कि अगबी गली के सामने लगा हुआ गेट भी खोल दिया। और अगबी तरफ इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, जो एक आराम कुर्सी पर मेज़ पर किताब रखे सो रहा था। इसलिए अगबी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाने के बावजूद उसे कुछ इल्म न हो सका और फिर शायद वो बेचारा सोते सोते ही आलम वाला को रवाना हो गया होगा। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और सलागो ने सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि कोई मज़ीद बात करता, इमरान की कलाई की घड़ी ने मखसूस अंदाज में ज़रबी लगानी शुरू कर दी। इमरान ने चौंक कर हाथ उठाया और फिर विंड बटन को मखसूस अंदाज में दबा दिया। डायल पर छोटा हिंसा तेज़ी से जलने बुझने लगा और इमरान समझ गया कि कॉल जूलिया की तरफ से आई है। हेलो हेलो जूलिया कॉलिंग ओवर। घड़ी को कान के करीब ले जाते ही जूलिया की मध्यम सी आवाज़ उभरी। यस इमरान अटेंडिंग ओवर। इमरान ने उसे मुंह के करीब लाकर कहा और फिर कान से लगा लिया। मैं लॉन्च लेकर जजीरा जोटान से आने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ, जबकि चौहान होकेडो की तरफ जाने वाले रास्ते पर लॉन्च में है और नोमानी होकेडो के साहिल पर कार में मौजूद है। ओवर। जूलिया ने कहा, ठीक है, इंतहाई एहतियात से कोमो का ताकुब करना। वैसे तो वो हमारी तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा मोहतात रहना बेहद ज़रूरी है। ओवर। इमरान ने कहा, हम मोहतात हैं। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने विंड बटन दबाकर हाथ नीचे कर लिया। इमरान साहब, हम गोल्डन सर्कल एरिया में दाखिल होने वाले हैं, सलागो ने कहा और इमरान चौंक कर सीधा हो गया। कार अब एक कदरे सुनसान सड़क पर से गुजर रही थी और दूर से तेज़ रोशनियों का एक तवील झमघटा नज़र आ रहा था। इमरान समझ गया कि ये रोशनियाँ गोल्डन सर्कल एरिया की है। ये बाचान की एक शानदार और खासी वसी रिहायशी कॉलोनी थी, जहाँ सिर्फ आला तबके के अफराद की रिहाइश थी। बड़ी बड़ी और शानदार कोठियों पर मुश्तमिल थी और सलागो के आदमियों ने यही इत्तला दी थी कि जिस कार को संघ क्लब की तबाही में मुलविस होने की बिना पर चेक किया गया था, वो इस कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद थी। और मज़ीद तहकीकात से पता चला कि ये कोठी एक जराइम पेशा आदमी चांग की मिल्कियत है। और फिर चांग के मुतालिक सलागो ने मालूमात मुहैया की कि चांग ली ग्रुप का इंतहाई बाअसर और फ़ाल अहदेदार है। उसने पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है और जराइम की दुनिया में चांग की खासी शोहरत मौजूद है। और फिर चांग का हुलिया सामने आते ही इमरान समझ गया कि यही इस ग्रुप का लीडर था जिसने इमरान का ताकुब करते हुए संघ क्लब को बमों से तबाह कर दिया था, क्योंकि स्टेशन वैगन के ताकुब के दौरान इमरान उसे कई बार मार कर चुका था। और उसके बाद इमरान ने कैप्टन शकील और खावर को साथ लेकर इस चांग पर रेड करने का मंसूबा तैयार कर लिया। वो इस चांग से यांग के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करना चाहता था। सलागो ने भी साथ जाने की ज़िद की, इसलिए इमरान ने सलागो को भी साथ ले लिया। जिस कार में वो मौजूद थे वो भी सलागो की ही मिल्कियत थी और सलागो ने ही फौरी तौर पर उन्हें असला भी मुहैया कर दिया था। कार अब कॉलोनी के एरिया में दाखिल हो चुकी थी और इमरान के कहने पर सलागो ने कार मतलूबा कोठी से काफ़ी पहले एक साइड में रोक दी और फिर इमरान के साथ ही उसके साथी भी नीचे उतर आए। अगले चौक से इसी सड़क पर तीसरी कोठी है, सलागो ने कार लॉक करके मुड़ते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी के सामने से गुजर रहे थे। कॉलोनी में इस वक्त इक्का दुक्का कारें ही गुजर रही थी, वरना हर तरफ खामोशी से छाई हुई थी। कोठी का फाटक बंद था, अलबत्ता अंदर एक ट्यूबलाइट जलने की वजह से रोशनी फैली हुई थी। इमरान की तेज़ नज़रों ने चार दीवारी के ऊपर लगी हुई बिजली के ताकतवर करंट की हामिल तार को चेक कर लिया था। इसके अलावा वो फाटक के दोनों सतूनों के ऊपर सियाह रंग के दो बड़े बड़े डब्बे भी मौजूद थे, जिन पर बाहर की तरफ सियाह रंग के बड़े बड़े आईने नुमा कोई चीज़ें फिक्स थी। और इमरान मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि ये इंतहाई जदीद तरीन कैमरों के लेंस हैं और हिफाजती इंतजामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही कोई आदमी इस दीवार या फाटक को फलांगने की कोशिश करेगा, ना सिर्फ इसकी तस्वीरें कैमरे में महफूज हो जाएंगी,
बल्कि पूरी कोठी तेज सायरनों से गूंज उठेंगी। डब्बे जिस धात से बने हुए हैं उन पर गोली भी असर नहीं कर सकती, इसलिए ये इंतहाई महफूज निज़ाम समझा जाता है। हमें पिछली तरफ से अंदर जाना होगा, सलागो ने कहा। वो इस वक्त कोठी से आगे बढ़ चुके थे। नहीं, इसमें जो हिफाजती इंतजामात किए गए हैं उनके लिए अगबी और सामने की तरफ बराबर है, इमरान ने कहा। और फिर उसने हिफाजती इंतजामात की तफसील भी बता दी और सलागो की आंखें हैरत से फैलती गई। वो इस तरफ तो मेरा ध्यान ही ना गया था। मैं तो समझा था कि सिर्फ बिजली की तार है जिस पर कोई कपड़ा डालकर हम आसानी से अंदर फलांग जाएंगे, सलागो ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। आओ, अब हमें इस फाटक से ही अंदर जाना होगा, इमरान ने वापस मुड़ते हुए कहा। उन चारों के चलने का अंदाज ऐसा था जैसे चार दोस्त बैठे बैठे उकताकर टहलने के लिए बाहर निकल आए हो। इमरान फाटक के सामने पहुंचकर रुका। उसका जेब में मौजूद हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा सिक्का था, करेंसी वाला सिक्का जिसे पब्लिक टेलीफोन किया जा सकता था। इमरान ने सिक्के वाला हाथ ऊंचा किया और फिर अपनी एड़ियाँ भी उठा दी। सिक्का उसकी उंगलियों में इस तरह दबा हुआ था कि उसका एक किनारा उंगलियों में फंसा हुआ था, जबकि बाकी सिक्का बाहर था। और उसके हाथ उठाने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी को सिक्का दिखा रहा हो। इमरान का हाथ ऊंचा होता गया और फिर अचानक दोनों सुतूनों के ऊपर लगे हुए डब्बों में से हल्की सी खटाक की आवाज़ उभरी और इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर लिया। सलागो और इमरान के साथी दूसरे लम्हे हैरत से उछल पड़े क्योंकि उन्होंने कोठी के फाटक को खुद ब खुद अंदर की तरफ खुलता देख लिया था। वो तेज़ी से साइडों में होने लगे क्योंकि जिस अंदाज में फाटक खुला था उससे ये जाहिर हो रहा था कि कोई अंदर से फाटक खोल रहा है। लेकिन इमरान इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जैसे ही फाटक खुला, इमरान अंदर की तरफ बढ़ गया। इमरान को अंदर जाते देखकर सलागो और इमरान के साथी भी अंदर की तरफ चल पड़े। सामने वसी लॉन था जिसके सामने कोठी की असल इमारत थी। एक साइड पर बने हुए पोर्च में वही कार खड़ी थी जिसके नंबर बताकर इमरान ने सलागो को इस कार की तलाश पर मामूर किया था। फाटक में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला कैप्टन शकील था और कैप्टन शकील जैसे ही एक मखसूस हद से आगे बढ़ा, फाटक एक बार फिर खुद ब खुद बंद होने लग गया। इमरान ने चूंकि अंदर आते हुए होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दिया था, इसलिए वह सब बावजूद शदीद हैरत के खामोश थे। कोठी में कोई आदमी नजर न आ रहा था। वो दबे कदमों चलते हुए आगे बढ़ते गए। बरामदे में पहुंचकर वो रुक गए। अंदर दरमियानी गैलरी में कमरों के दरवाजे थे जिसमें से एक दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में नस्ब शीशों में से नीले रंग की रोशनी की किरणें बाहर राहदारी में पड़ रही थी और इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। इमरान ने शीशे में से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन ये शीशा अंधा था, यानी इससे आर पार देखा ना जा सकता था। सारी कोठी चेक कर लो, उसके बाद अंदर जाएंगे, इमरान ने सरकोशी के से अंदाज में पास खड़े कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील खावर को अपने साथ आने का इशारा करते हुए दबे पांव वापस बरामदे की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और सलागो वहीं राहदारी में ही खड़े रहे। तकरीबन 10-12 मिनटों के बाद कैप्टन शकील और खावर दोबारा राहदारी में नमूदार हुए और कैप्टन शकील ने ना के अंदाज में सर घुमाकर इमरान को बता दिया कि कोठी में कोई आदमी मौजूद नहीं है। चुनांचे इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे को दबाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। इमरान ने दरवाजे पर कदरे ज़ोर से दस्तक दी। चंद लम्हों तक तो अंदर खामोशी रही, लेकिन फिर किसी के बड़बड़ाने और हरकत करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इमरान ने इशारा किया और वह सब दरवाजे की दोनों साइडों में दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। कौन है? क्या मेरे कान बजने लगे हैं? दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है? आदमी तो कोई कोठी में है ही नहीं और बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। दरवाजे की दरमियानी झरी से हल्की सी आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। ख्वाब देखा होगा डियर, सो जाओ, एक निस्वानी ख्वाब आलूदा आवाज़ सुनाई दी। नहीं चेकी, मैंने खुद वाज़ेह तौर पर आवाज़ सुनी है। ठहरो, मैं देख लेता हूँ, वरना मुझे नींद ना आएंगी। मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और फिर शीशों में से तेज़ रोशनी निकलने लगी। जाहिर है नीले नाइट बल्ब की जगह तेज़ रोशनी वाला बल्ब जला दिया गया होगा। फिर किसी के स्लीपर घसीटने की आवाज़ दरवाजे की तरफ आती सुनाई देने लगी। कौन है बाहर? किसने दस्तक दी है? अब दरवाजे के करीब से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। छोड़ो डियर चांग, कोई बिल्ली भागते वक्त दरवाजे से टकरा गई होंगी। दूर से औरत की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने अपना पैर फर्श पर आहिस्ता से घसीटा तो दूसरे लम्हे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर इससे पहले कि चांग दरवाज़ा खोलता, इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और चांग चीखता हुआ उछलकर पीछे जा गिरा। उसकी चीख और गिरने का धमाका पूरी राहदारी में सुनाई दिया था। दरवाज़ा खुलते ही इमरान हाथ में रिवॉल्वर पकड़े उछलकर अंदर दाखिल हो गया। कौन हो तुम? बेड पर बैठी हुई एक खूबसूरत बाजानी लड़की ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से शोला निकला और धमाके के साथ ही वो लड़की चीख मारकर बेड पर ही पुश्त के बल उलट गई।
गोली उसके कान के करीब से गुजरकर बेड के ऊंचे उठे हुए लकड़ी के डिजाइन को तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो गोली तुम्हारी पेशानी पर पड़ेगी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। इस दौरान चांग फर्श से उठ खड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर नाइट सूट था और चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार नुमाया थे। इमरान के साथी भी अंदर आ चुके थे और जाहिर है इन सब के हाथों में भारी रिवॉल्वर चमक रहे थे। हमें सिर्फ चंद बातें पूछनी है मिस्टर चांग। अगर तुमने ताउन किया तो तुम भी जिंदा रहोगे और ये लड़की चेकी भी, इसलिए इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ जाओ। और सुनो लड़की, तुम भी बेड से उठकर इधर कुर्सी पर आ जाओ, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। और बेड पर खौफजदा अंदाज में पड़ी हुई चेकी एक झटके से उठी और नीचे उतरकर कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी। लिबास पहन लो, जल्दी करो, इमरान ने यकलक गुर्राते हुए कहा, क्योंकि चेकी इंतहाई मुख्तसर लिबास में थी। और चेकी ने जल्दी से एक साइड पर पड़ा हुआ गाउन उठाकर पहन लिया और फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे से शदीद खौफ नुमाया था। तुम भी बैठ जाओ चांग, और पहले ये बताओ कि चेकी तुम्हारी क्या लगती है। इमरान के लहजे में गुर्राहट थी। मैं इसकी बीवी हूँ, चेकी चांग। चांग से पहले ही लड़की बौखलाए हुए अंदाज में बोल पड़ी। उसका लहजा बता रहा था कि वह दुरुस्त कह रही है। ठीक है, ये और भी अच्छा हुआ। अब अगर चांग ने चूं चरा की तो पहले चेकी की चीखें ही कमरे में गूंजेंगी। मुझे यकीन है कि चांग बीवी की चीखें सुनने की बजाय हमारे साथ ताउन करेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पहले बताओ कि तुम हो कौन और क्या पूछना चाहते हो, और तुम अंदर कैसे आ गए, चांग ने होठ चबाते हुए कहा। अब वो पूरी तरह संभल गया था और उसके चेहरे पर भी सख्ती के आसार नुमाया होने लग गए थे। पहले तुम बैठ जाओ, और ये आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना, इमरान के लहजे में गुर्राहट बढ़ गई। बैठ जाओ चांग। चेकी इमरान की गुर्राहट से बुरी तरह खौफजदा नजर आ रही थी। चांग सर झटकता हुआ पीछे हटा और चेकी के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती और ज्यादा बढ़ गई थी। इमरान ने आगे बढ़ने से पहले सर मोड़कर कैप्टन शकील और खावर को इशारा किया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते उन दोनों के अकब में जाकर खड़े हो गए। ड्यूट, तुम कोई रस्सी ढूंढो या चांग की कोई टाई वगैरह, बहरहाल चांग साहब के हाथ और पैर बांध दो, और अगर ये इस काम में ज़रा सी भी मज़ाहमत करे तो बेशक गोलियों से छलनी कर देना। मालूमात हम इसकी बीवी से हासिल कर लेंगे, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में पास खड़े हुए सलागो से कहा। और सलागो सर हिलाता हुआ कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया जो दीवार में नस्ब थी और अपनी साख्त के लिहाज से वार्डरोब यानी कपड़ों की अलमारी ही लग रही थी। तुम क्या पूछना चाहते हो, चांग ने खुश्क लहजे में कहा। मकामी मसले से मुतालिक मालूमात है, फिक्र ना करो, आम सी मालूमात है, लेकिन अगर तुमने ताउन ना किया तो फिर इन मालूमात समेत आलम बाला में पहुंच जाओगे, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। और मकामी मसले की बात सुनकर चांग के सुते हुए चेहरे पर इत्मीनान के खासे आसार उभर आए थे और फिर उसने वाकई बांधे जाने पर ना ही कोई एहतजाज किया और ना कोई मदाखलत। सलागो ने उसके दोनों हाथ पुश्त पर करके एक रेशमी टाई की मदद से अच्छी तरह बांध दिए थे और दूसरी टाई से उसके दोनों घुटने कस दिए थे। अब चांग पूरी तरह बेबस हो चुका था। चेकी खामोश बैठी हुई सिर्फ होंठ चबा रही थी। उसके चेहरे पर अभी तक शदीद खौफ के आसार नुमाया थे। हाँ, अब पहले तुमने जो कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं पूछना शुरू करता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ अपने सवालों का जवाब ही चाहिए होता है और कुछ नहीं, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे पहुँच गए, जबकि, चांग ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करता, इमरान ने उसका फिक्रा काट दिया। जबकि तुमने फाटक के सुतूनों पर अलार्म कैमरे लगा रखे हैं और चार दीवारी के ऊपर इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट वाली तार भी मौजूद है, और तुम्हारी हैरत इस बिना पर है कि हम अंदर भी आ गए लेकिन ना अलार्म बजा और ना ही हम पर मफलूज कर देने वाली रेस की बौछार हुई। यही पूछना चाहते हो ना तुम, इमरान ने उसका फिक्रा काटते हुए कहा। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम नाकाबिली तस्खीर है और इसलिए मुझे यहाँ आज तक कोई मुहाफिज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चांग ने उलझे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा अलमिया ये है कि तुम साइंस पर आंखें बंद करके ईमान ले आते हो, हालांकि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें मुतबादिल सूरतों की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। तुम्हारा ये सिस्टम परेल चेकिंग सिस्टम कहलाता है। तुमने तो ज़ाहिर कंपनी से ख़रीदा होगा, तुम्हें तो सिर्फ इसकी हिफाजती तफसीलात बताई गई होंगी, इसलिए तुम्हें इस सिस्टम की मशीनरी और इसमें से निकलने वाली रेज वगैरह की साइंसी माहियात का इल्म ना होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इन बॉक्सेस के दरमियान फाटक के ऊपर जलने वाली कॉन्टैक्ट रेस को किसी धात से काट दिया जाए तो इनमें मौजूद फाटक खोलने वाला सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो जाता है। अलबत्ता ये बंद फर्श पर पड़ने वाले दबाव से होता है। चुनांचे मैंने जेब से एक सिक्का निकाला और कॉन्टैक्ट रेस को उस सिक्के की मदद से काट दिया। नतीजा ये कि फाटक खोलने वाला सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो गया और फाटक खुल गया और हम इत्मीनान से अंदर आ गए। फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। परेल सिस्टम वैसे ही कायम है।